बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल में खुश आमदीद। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। माँ बहुत हसीन थी। सुना है कि जब गांव में ब्याह कर आई तो मोहल्ले की औरतें इस हसीन दुल्हन को देखने के लिए टूट पड़ी थीं। अब्बा भी खुश शक्ल थे मगर अपनी दुल्हन से उम्र में 20 बरस बड़े थे। कद काठ ऊंचा लहीम शहीम, तभी पुलिस के महकमे में मुलाजमत मिल गई थी। अम्मा दुबली पतली कामनी छुई मुई सी मगर दिल गुर्दे की औरत निकली। देखने को नर्मो नाजुक मगर अंदर से फौलाद थी। शादी के बाद अब्बा के मन को भाई तो मियाँ बीवी की हुस्न सलूक से गुजर बसर होने लगी। एक साल बाद जब कि मैं पैदा हो चुकी थी, अब्बा वालदा के मेके उन्हें लेने आए। तब पहली बार अम्मा की एक सौतेली खाला ने उनके कान में जहरीला जुमला फोंक दिया कि तुम्हारी बीवी की शादी से पहले इसके चचाजाद अकरम से खूब बनती थी। बड़ों ने इनका रिश्ता भी तय कर दिया था मगर ज़मीन के तनाज़े की वजह से भाइयों में दुश्मनी पड़ गई। रिश्ता ख़त्म हो गया। अब ज़रा इसका ध्यान रखना क्योंकि अकरम तो इसकी जुदाई में ऐसा निढाल हुआ कि घर बार छोड़कर मज़ारों पर पड़ा रहता है। खाला ने जल्दी पर तेल डालने को ये भी कह दिया कि सौतेली खाला ने यकीनन ये बात किसी बही ख्वाह के तौर पर अब्बा के कान में ना डाली थी। वो माँ से किसी बात का बदला लेना चाहती थी या फिर हमारे नाना से बुग़्ज़ निकाला था क्योंकि उन्होंने अम्मा का रिश्ता इनके बेटे को ना दिया था। मामला जो भी था, अब्बा के दिमाग में शक का अलाव दहकाने को ये इत्तला काफ़ी थी। सुना है कि तफ्तीशी ज़हन होने के सबब पुलिस वाले अक्सर शकी हो जाते हैं। इनका वास्ता मुजरमों से पड़ता है और इनकी ज़बान से जुर्म को इगलवाना भी होता है। वालिद साहब भी इसी माहौल से वाबस्ता थे, लिहाजा वो मेरी माँ पर शक करने लगे। अब्बा का रवैया अम्मा से सख्त और खुरदरा हो गया। घर से निकलने पर पाबंदी लग गई, खामखा के शक शुबा में गिरफ्तार हो गए। इन दिनों अम्मी मेरे भाई को जन्म देने वाली थी। नाना और मामू दोबारा लेने को आए। अब्बा ने जाने से मना कर दिया। इसके बाद वो कभी भी मेके न जा सकीं। अम्मा हर सितम सहती रहीं कि मेका माँ से होता है और इनकी माँ सौतेली थी। इधर 2 बच्चे इनके पैरों की जंजीर बन चुके थे। वो हर कीमत अपना घर बसाए रखना चाहती थी। अब्बा की ज़्यादती बर्दाश्त करके भी चुप रहती। मोहल्ले में किसी ने कोई ऐसी बात न सुनी जिससे पता चलता कि मियाँ बीवी में कोई अंदरूनी चपकलश। इन दिनों हम 5 बहन भाई थे जब एक रोज़ ये वाक़या हुआ। सुबह उठे तो घर में शोर बरपा था। माँ चीख रही थी और वालिद इन पर तशद्दुद कर रहे थे। उन्होंने मिट्टी का तेल छिड़क कर उन्हें जलाने की कोशिश की तो वो खौफ से भागकर पड़ोस में चली गई। इनकी हालत बहुत ख़राब थी। अब्बा ने उन्हें बहुत ज़ुदो-कोब किया था। ज़ख्मी हालत में पड़ोसी इनको अस्पताल ले गए। उन्हें माँ से हमदर्दी थी क्योंकि शादी के 12 बरस तक उन्होंने हर हाल में निभाह किया था। वो जानते थे कि ये एक शरीफ और सुघड़ औरत है। कोई भी इनके बारे में किसी किस्म की गलत बात सुनना ना चाहता था। गांव के हेल्थ सेंटर में सिर्फ एक लेडी डॉक्टर थी जो शहर से आती थी। इसने इब्तदाई तबी इमदाद दी और मोहल्ले वालों ने वालिद को समझाया कि तुमने ये क्या जुल्म अपनी बीवी पर ढाया है, जो तुम्हारे 5 बच्चों की माँ है। आखिर इसको क्यों इस कदर पीटा है? इसका कसूर तो बता दो। अब्बा क्या कसूर बताते, कसूर तो कुछ था भी नहीं। बहरहाल आपस का मामला कहकर इस बात को रफा दफा कर दिया गया। पुलिस थाने तक बात ना पहुंची। कैसे पहुंचती? अब्बा तो खुद पुलिस में थे। अम्मा की बस एक ही गमगसार थी या सहेली कह लें। वो थी खाला नसीम जो पड़ोस में रहती थी। जब माँ ठीक हो गई तो एक रोज़ खाला नसीम आई। इसने कसम देकर सवाल किया, रहमत सच सच बताओ कि इस रोज़ किस बात पर झगड़ा हुआ था जो तुम्हारे शोहर ने इस कदर तुमको मारा, जैसे जान लेने के दर पे हो। जबकि इतना तो कोई शोहर अपनी बदचलन बीवी को भी ना मारता होगा। वो मुझे बदचलन ही गर्दानता है जबकि मैं ऐसी नहीं हूँ। मैं सच्ची औरत हूँ और ये सच बोलने की ही सज़ा है। मुझे खुलकर बताओ रहमत, मैं समझी नहीं। क्या खुलकर बताऊँ? मेरी शादी के दूसरे साल सौतेली खाला ने सिराज को बताया था कि रहमत को इसके बचपन में दादी चचा के बेटे अकरम के नाम कर गई थी। क्या जाने मंगनी की रस्म भी हुई हो। बहरहाल इस बात पर सिराज के दिल में गलत फहमी थी कि मैं जिस लड़के से मंसूब थी वो और मैं जवानी तक एक घर में पले बढ़े थे। तो कहीं ऐसा ना हो कि रहमत बचपन से अकरम को चाहती हो। इनके दिल में यही खलश रात दिन को चौके लगाती थी।
وہ شب روز بہانے بہانے سے تانے دیتے اور میرا ماضی خریدنا چاہتے تھے۔ آخرکار اس رات انہوں نے مجھ سے قسم دے کر پوچھا کہ سچ بتاؤ کہ کیا تم اور اکرم ایک دوسرے کو چاہتے تھے؟ انہوں نے مجھے بچوں کی قسم دے کر پوچھا تھا اور وعدہ کیا تھا کہ اگر دل کی بات سچ سچ بتا دو گی تو کچھ نہ کہوں گا۔ میں نے قسم پر یقین کیا، بچوں کی جھوٹی قسم کھا کر اللہ کو ناراض نہ کرنا چاہتی تھی۔ تب بھی سچ سچ بتا دیا کہ ہاں، ہم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے، کیونکہ بڑے کہتے تھے کہ رحمت کا بیاہ اکرم سے کریں گے، لیکن پھر جھگڑے کی وجہ سے نہ ہوا۔ آپ سے شادی قسمت میں لکھی تھی سو ہو گئی، مگر قسم کھاتی ہوں ہمارا صرف سوچ تک پسند کا رشتہ تھا، کوئی جسمانی تعلق نہ تھا۔ اماں نے خالہ نسیم کو مزید بتایا۔ بس بہن، اتنا سننا تھا کہ قسم و سم سب بھول کر میاں جی مجھ پر ٹوٹ پڑے، اس قدر مارا کہ میری ہڈی پسلی ایک کر ڈالی۔ میں نے دوپٹہ منہ میں ٹھونس لیا کہ شور سے بچے نہ جاگ پڑیں، پھر باورچی خانے سے مٹی کے تیل کی بوتل اور ماچس لے آئے اور مجھے صحن میں گھسیٹ کر مٹی کا تیل چھڑکنے لگے کہ ابھی جلا دیتا ہوں تجھے۔ لگتا تھا ان پر جنون سوار ہے۔ تبھی میں دوڑ کر پڑوس میں چلی گئی اور جان بچائی۔ خالہ نسیم دم بخود اماں کی بات سن رہی تھیں۔ یہ دونوں برآمدے میں بیٹھی تھیں جبکہ میں باورچی خانے میں آٹا گوندھ رہی تھی۔ میں نے ساری بات سن لی، یوں مجھے پتہ چل گیا کہ کیا معاملہ ہوا تھا۔ جس دن ستیلی خالہ نے ابا کو یہ بات بتائی تھی، اس دن کے بعد سے 12 سال تک ماں دوبارہ میکے نہ گئی تھی، کبھی گھر سے قدم نہ نکالا۔ اس پر بھی طعنے تشنے اور شوہر کی نفرت اماں کا مقدر بن گئی۔ حالانکہ میری ماں نے گھر بار اور اپنے بچوں سے ٹوٹ کر محبت کی تھی، شوہر کی وفادار خدمت گزار رہی، اطاعت میں کبھی کمی نہ لائی تھی۔ لگتا تھا کہ ابا کا دل پتھر کا تھا، من کے آئینے میں بال آ گیا تو نہ مٹ سکا۔ اماں نے 12 برس گھر کی چار دیواری میں ایک قیدی کی مانند گزار دیے، کبھی حرف شکایت زبان پر نہ لائیں۔ میکے والوں میں صرف نانا ہی کبھی کبھار ملنے آتے تھے جب تک وہ زندہ رہے۔ انہوں نے اپنے بابر سے بھی کبھی شکوہ نہ کیا۔ مجھے تو لگتا تھا میری ماں اپنے چچا زاد کو بھول بھال گئی تھی، لیکن یہ ابا کے ذہن کی خرابی تھی کہ وہ ہر لمحہ ان کا بھولا ہوا ماضی یاد کراتے رہتے تھے، جبکہ ماں کی کمزوری ان کے بچے تھے۔ ہم سے اماں والہانہ پیار کرتی تھی اور ایک لمحے کو نظروں سے اوجھل نہ ہونے دیتی۔ ہماری خاطر ہماری پیاری ماں نے ہر ظلم برداشت کیا تھا۔ ابا عجب سوچ کے آدمی تھے، یوں تو نارمل انسان لگتے تھے، خوب جانتے تھے کہ ان کی بیوی ایک شریف عورت ہے اور کسی سے اس عورت کا بھی نامہ تعلق نہیں رہا۔ وہ کبھی گھر سے باہر نہیں جاتی تھی اور نہ ہی اڑوس پڑوس سے کوئی عورت خود گھر کے اندر آ کر مل جاتی تو اخلاق سے پیش آتی تھی۔ مگر ابا شکی آدمی تھے، شاید ان کے ذہن سے یہ بات چپک کر رہ گئی تھی کہ ان کی بیوی کے عشق میں اکرم دیوانہ تھا، تو ضرور رحمت بھی اس کو اتنا ہی چاہتی ہوگی۔ یہ کوئی ایسی قابل تعزیز بات تو نہ تھی کہ اکرم سے بزرگوں نے شادی طے کر رکھی تھی۔ شادی سے قبل منسوب ہو جانے پر لڑکے یا لڑکی کے دل میں پسندیدگی کے جذبات جنم لے لیتے ہیں، مگر یہ کوئی ایسا جرم تو نہیں کہ جس کی سزا کسی کو عمر بھر ملتی رہے۔ ماں کو مگر اس بات کی سزا عمر بھر ملتی رہی۔ ان کو ابا نے ساری زندگی سولی پر لٹکائے رکھا، ہر بات پر، ہر روز، ہر گھڑی یہی تانا کہ تم تو شادی سے پہلے کسی کو چاہتی تھی، تم میری کب ہو، یہ تو بچوں کی وجہ سے تم نے مجھے برداشت کیا ہوا ہے۔ یہ حقیقت تھی، ہماری محبت بھی ماں کے پیروں کی زنجیر بنی ہوئی تھی، کیونکہ ہمارے بغیر ایک منٹ نہ رہ سکتی تھی۔ جب تک ہم چھوٹے تھے، ماں اور باپ کے درمیان اس جھگڑے کو نہ سمجھ سکے۔ جب ذرا سمجھ آئی، اس معاملے کو سمجھنے لگے۔ بچپن میں تو ایک نامعلوم وجہ کے باعث ہر وقت کی کشیدگی اور جھگڑا دیکھا تھا، تبھی سخت کوفت اور الجھن ہوتی تھی۔ ماں اور باپ کے درمیان تناؤ سے بچوں کو کتنی ذہنی اذیت ہوتی ہے، یہ کوئی کیا جانے۔ میرے دوسرے بہن بھائی اب اتنے باشعور ہو گئے تھے کہ اس جھگڑے کا سبب جاننے کی صحیح کرتے۔ ایک روز ماں نے تنگ آ کر کہہ دیا کہ مجھ سے مت پوچھا کرو، اپنے باپ سے پوچھو، کیونکہ اس نے گھر کو جہنم بنا رکھا ہے، کیوں مجھ سے جھگڑا کرتا رہتا ہے۔ تبھی ابو نے ہم بچوں کو ایک نہایت بھیانک قسم کی کہانی سنائی کہ شادی سے قبل تمہاری ماں کا کردار ٹھیک نہ تھا، یہ اچھی عورت نہیں ہے، اس کو اپنے منگیتر اکرم سے پیار تھا جو اس کے عشق میں فقیر بن گیا اور مزار پر پڑا رہتا ہے۔ گاؤں میں آج بھی وہ رحمت کے عشق کا زندہ اشتہار ہے۔ اس کے بعد ابا کا حجاب جاتا رہا، وہ نہایت بیہودہ اور لچر قسم کے الزامات ہم بچوں کے سامنے ہماری ماں پر لگاتے، ہمارے روبرو سابقہ منگیتر کے طعنے دے کر اپنی بیوی کو شرمندہ کرتے۔
इन दिनों हमारी कच्ची उम्रें थीं और लड़कपन का दौर था, इसलिए अच्छे बुरे की तमीज़ भी नहीं आई थी। हम बात का वैसा ही असर कबूल कर लेते थे जैसी बात हमसे कही जाती थी। बस मेरे चारों बहन भाइयों ने बाप की बातों का गहरा असर लिया, ख़ास तौर पर मेरे बाद वाले भाई बहराम ने। रफ्ता रफ्ता मेरे भाई के शऊर में वो जहर सरायत कर गया जो वालिद ने इसके कच्चे जहन में घोल दिया था। तुम्हारी माँ अच्छी औरत नहीं है, तुम्हारी माँ का कोई यार भी है जो इसके इश्क में पागल फिरता है। अपनी माँ के लिए ऐसी बातें सुनना और बर्दाश्त करना किसी भी नौजवान के लिए आसान नहीं। लिहाजा इसके दिल में अंदर ही अंदर एक लावा पकने लगा। माँ बेचारी जीती थी न मरती थी। औलाद अब जवान हो रही थी, वो औलाद के सामने अपनी सफाई भी पेश न कर सकती थी। और किसी बात की सफाई पेश करती जिसने कोई कसूर ही ना किया हो, वो क्या अपनी सफाई पेश करे। मैं अलबत्ता समझती थी कि मेरी माँ बेकसूर है। अब्बा की तो आदत थी हर वक्त किसी को मुजरम ठहराने की, मगर वो इस बात का एहसास न कर सके कि बाप का माँ के खिलाफ गलत और जहरीला किस्म का प्रोपेगेंडा इनके बच्चों पर कैसे मनफी असरात मरतब करेगा। हम सारे हमेशा के लिए अपने वालिदैन से मुतनफ़र हो गए। यही नहीं कि घर में एक प्यार और मोहब्बत और एतमाद की जो फ़िज़ा होती है, वो हलाकत में पड़ चुकी थी। अफ़सोस फिर हम बच्चे प्यार भरे रिश्तों के एतमाद से आरी रह गए, जो एक पुरसकून घर में परवरिश पाने वाले बच्चों के माबेन कायम होता है। हम माँ बाप से ही नहीं, आपस में भी एक दूसरे से मुतनफ़र होते गए। किसी रिश्ते पर एतमाद ना रहा, किसी से प्यार ना रहा। दरअसल हम शख्स ज़हनी कशमकश और इंतशार के कांटों में फंस कर बड़े हुए थे। अब्बा को तो बिल्कुल भी इस बात की समझ ना थी कि इनके इस गलत किस्म के रवैये से इनकी अपनी औलाद का किस कदर नुकसान हो जाएगा। हम तो ज़हनी और रूहानी तौर पर खोखले और कंगाल हो गए। मेरे दूसरे बहन भाई माँ और बाप दोनों के ना रहे, जबकि मैं माँ से कुछ हमदर्दी दिल में रखती थी। इन दिनों मेरे भाई बहराम की उम्र 16-17 बरस थी जब यह हादसा हुआ। एक रोज़ वालिद ड्यूटी से घर आए तो माँ से मुखातब हुए कि आज उस महनूस अकरम का दीदार हो गया है जो तुम्हारे इश्क में पागल होकर मलंग बन गया था। तुम्हारे मेके के गांव जाना हुआ था, वहाँ कोई कत्ल हो गया था। इस सिलसिले में गया था, थाने में कुछ नशेई भी लाए गए थे। इनमें अकरम भी था जिसको नशा करने की वजह से झगड़े पर पुलिस पकड़ लाई थी। मैंने तो चित्तर लगवा कर इसका काम ही तमाम करवा दिया, मगर मेरे दिल में जो आग भड़कती है वो फिर भी ठंडी नहीं होती है। अम्मा तो सदा की बेज़ुबान थी, हर बात का जवाब खामोशी में दिया करती थी। आज भी कुछ ना बोली, जैसे इनको इस बात से कोई ताल्लुक ना हो। वालिद को इनकी खामोशी खिल गई और ज़्यादा तैश दिलाने को ओल फोल बकने लगे। यार से इतनी भी हमदर्दी नहीं जो इसकी मौत पर एक आंसू ही गिरा दो। ये कैसी मोहब्बत है तुम्हारी? तेरा यार तो मलंग बना फिरता है, और ये कैसी मोहब्बत है तुम्हारी? इस पर अम्मा सिसक सिसक कर रोने लगी। जाहिर है जवान औलाद के सामने इतनी अहानत कौन औरत सह सकती है। वो तो अपनी बदनसीबी पर रोएं। अब्बा ने बहराम को पुकारा, देखा बेटा, कैसे तेरी माँ अपने यार के मरने का सुनकर बैन करने को है, फूट फूट कर रो रही है। भाई पास ही बैठा अपना जूता पॉलिश कर रहा था। इसकी उम्र ऐसी थी कि जिसमें होश की बजाय जोश का ज्यादा दखल होता है। सो वो अब्बा की बातों पर यकदम सख्त तैश में आ गया। मिकान के अंदाज में उठा और मुंह से एक लफ्ज़ निकाले बगैर अब्बा का पिस्तौल निकाल कर ले आया और अंधाधुंध फायर खोल दिया। माँ की खोपड़ी के टुकड़े टुकड़े उड़कर दूर जा पड़े। जब वो खून में लथपथ गिर गई तो इसने अपना रुख अब्बा की तरफ कर लिया और इनके साथ भी यही सलूक किया। हमने जो ये मंजर देखा तो खौफ से कमरे में घुसकर चारों ने अंदर से कुंडी लगा ली। इस कदर खौफनाक मंजर था कि मेरी छोटी बहन बेहोश हो गई और छोटे भाई की भी गिरगी बन गई। फायर की आवाज़ पर पड़ोसी आ गए और सहन में झांका। ऐसा मंजर खुदा किसी को न दिखाए। उन्होंने पुलिस को इतला की। भाई ने रज़ाकाराना तौर पर खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। मेरा कमसिन भाई, जिसके जहन में बचपन से अब्बा की नादानी ने जहर भरा था, जेल की आहानी सलाखों के पीछे चला गया। कई दिनों तक हम डरे सहमे रहे, फिर हमको चचा अपने घर ले आए। मेरी शादी अपने बेटे से कर दी। मेरी उम्र 18 के लगभग थी और खासी समझदार थी। भाई तो जेल जा चुका था, बाकी दो बहनें और एक भाई छोटे चचा के घर में रहने लगे। माँ की वफात का गम था, अब्बा का भी दुख था। माँ तो ऐसे शिकंजे से निजात पा चुकी थी जो इनको हमा वक्त जान कनी के अजाब में मुब्तला रखता था। ज्यादा गम तो मुझे अपने भाई बहराम का था, जिसके हाथों नाहक अम्मा और अब्बा का कत्ल हो गया था। माँ बाप के साथ जिंदगी परेशान कुन थी,
तो इनके बाद भी अजाब थी। मैं तो फिर अपने घर में सुखी थी। चच्ची के हाथों मेरे भाई बहन ख्वार हो गए। इनको खुश करने की खातर दोनों छोटी बहनों को बड़े पापड़ बेलने पड़ते। वो आपस में भी झगड़ती और एक दूसरे की इज्जत ना करती, जिस पर चच्चा इनकी पिटाई कर देते। छोटा भाई चच्चा के बच्चों से उलझता, वो गुस्ताख और बदतमीज कहलाता। जरा बड़ा हुआ तो गलत राह पर चल निकला। मुझे इससे उम्मीदें थी, मगर वो घर से गायब रहने लगा। चचाओं ने काफी समझाया, सख्ती की तो घर से भाग गया। बाद में एक बहन को मैंने देवरानी बना लिया और वो मेरे पास आ गई। छोटी को चचा ने दूसरे गांव ब्याह दिया, मगर वो शादी के 3 साल बाद तलाक लेकर लौट आई। इसकी दोनों बच्चियों को ससुराल वालों ने रख लिया, जिस पर वो हर वक्त रोया करती थी। ऐसे माँ बाप के बाद औलाद का हश्र बुरा होता है। जिनके घर लड़ाई झगड़ा रहता है, औरत जितनी कोशिश करे औलाद की खातर कुर्बानियाँ दे या इसकी अच्छी परवरिश करने की सही करे, जब तक बाप साथ ना दे अकेली माँ औलाद की जिंदगी नहीं सुधार सकती। हमारी माँ तो बेचारी शोहर के शक्ल शुबा की नज़र हो गई। हमारी बदकिस्मती ने इन तमाम मसाइब के बाद भी हमारा पीछा ना छोड़ा। और सितमदार सितम ये हुआ कि मेरा देवर, जिसकी शादी मेरी बहन के साथ हुई थी, वो भी शादी के चंद साल बाद मेरी बहन पर शक करने लगा और इसी रोश पर चल पड़ा जिस पर मेरे वालिद तमाम उम्र चलते रहे और मेरी वालदा को अपने सितम का निशाना बनाते रहे। ये खून का असर था या कुछ और, क्योंकि था तो मेरे वालिद का भतीजा। इसने भी मेरी बहन की ज़िंदगी को जहन्नम बनाने में कोई कसर न उठा रखी थी। वो उसे हर वक्त यही ताने देता कि तू बदचलन माँ की बेटी है और खुद भी बदकिरदार है। मेरी बहन बेकसूर थी और हिसास भी। ज़्यादा देर ये सितम ना सह सकी और इसने कीड़े मार दवाई खाकर खुदकुशी कर ली। वालिदैन के बाद तमाम बहन भाइयों का दुख दिल में लिए जी रही हूँ और अपने घर में खुश होने के बावजूद उदासी के हिसार में घिरी रहती हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि आपको सुनने को मिलती रहें इस तरह की नई नई और दिलचस्प कहानियाँ।